हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोग ने एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस को डिस्कस किए थे। ठीक है। और उसमें से हम लोगों को गद्य भाग में खोटा गद्य पद संग्रह बुक को पढ़ना था। ठीक है। तो आज हम लोग खोटा गद्य पद संग्रह जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले खोटा गद्य पद संग्रह बुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो खोटा गद्य पद संग्रह जो बुक है इसके प्रकाशक को जानते हैं, तो इसका प्रकाशक है बोकारो खोटा कमेटी। ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1989 और संपादक मंडल में कौन कौन है, तो प्रधान संपादक इस बुक के जो है वो डॉक्टर ए.के. झा है और कार्यकारी संपादक में शिवनाथ प्रमाणिक है। संपादक में डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बंसीलाल बंसी, डॉक्टर विनोद कुमार, पारसनाथ महतो और भुवनेश्वर साहू इसके संपादक हैं। ठीक है। तो कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रमाणिक, प्रधान संपादक डॉक्टर ए.के. झा और ये पांचों संपादक हैं। ठीक है। इस पुस्तक में क्या क्या शामिल है? कहानी शामिल है, लेख शामिल है, संस्मरण शामिल है, यात्रा वृत्तांत शामिल है, शब्द चित्र शामिल है, जीवनी शामिल है और एकांकी। हालांकि ये नाटक का पोर्शन है, जो डाह इसमें दिया हुआ है ये नाटक है। ठीक है। लेकिन एकांकी लिखा है तो हम भी एकांकी ही पढ़ दे रहे हैं अभी, क्योंकि बुक के अनुसार से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से कहानी को पढ़ना है, कौन कौन से क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो खोटा गद्य पद संग्रह में इसमें कहानी और इसमें इधर लेखक का नाम लिखा हुआ है। तो पहला कहानी है मांझो, जिसके लेखक है भुवनेश्वर साहू। दूसरा कहानी है धर्मकरम, जिसके लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि। तीसरा कहानी है सोनमाटिक टाप, जिसके लेखक हैं भोगनाथ ओहदार। इनका फेमस नाम है बी.एन. ओहदार। ठीक है, शॉर्ट नेम। चासा बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है। ठीक है। तो इसको भी पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है। फिर लेख में है परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म, खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। तो इधर लेखक का नाम है और इधर लेख का नाम है। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संस्मरण पढ़ना है तो बोरवा डग अक्षय बोर पढ़ना है, जो शांति भरत के द्वारा लिखा गया है। फिर उड़ गले फुलवा रह गले बाँस, गोविंद महतो जंगली द्वारा लिखा गया है, इसको पढ़ना है। फिर यात्रा वृत्तांत है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, इस बुक में मतलब शामिल है। ठीक है। अब पढ़ना क्या क्या है वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद शब्द चित्र है, शब्द चित्र में पुट्टी और पालू, जो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है, ये पढ़ना है। फिर जीवनी पढ़ना है, बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी का पढ़ना है। तो बड़का बुजुर्ग बिरसा लिखे हैं डॉक्टर ए.के. झा और शेख भिखारी के जीवनी जो लिखे हैं वो पारसनाथ महतो लिखे हैं। ठीक है। फिर एक एकांकी है जो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो आज हम लोग जो पहला कहानी है मांझो उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो उसके लेखक जो है वो भुवनेश्वर साहू हैं। ठीक है। इस मांझो कहानी के लेखक भुवनेश्वर साहू हैं। पहले थोड़ा सा लेखक परिचय जान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इस कहानी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो भुवनेश्वर साहू का जन्म 8 जनवरी 1959 को सांकुल ग्राम पतरातू में हुआ था। ठीक है। पतरातू का एक गांव है सांकुल, वहाँ पे इस भुवनेश्वर साहू का जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम किशुन साहू था, जो एक किसान थे। ठीक है। भुवनेश्वर साहू के पिता का नाम किशुन साहू था, जो एक किसान थे। भुवनेश्वर साहू का शिक्षा एम.ए. खोरठा से तक हुआ। ठीक है। इनकी लिखी कहानियों में संतोष, कुल दिया काफ़ी चर्चित रही। ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया 2 कहानी है, एक संतोष है और एक कुल दिया है। मतलब कुल दिया मतलब कुल का, खानदान का दिया। ठीक है। काफ़ी चर्चित रही। मांझो कहानी के अलावा इनके द्वारा लिखा गया एगो पारिख 9 गो झोरा भी काफ़ी चर्चित रहा। इनके द्वारा एक और चीज़ लिखा गया एगो पारिख 9 गो झोरा, ये भी काफ़ी चर्चित रहा। ठीक है। उसके बाद मांझो कहानी में भुवनेश्वर साहू ने दर्शाया है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो वो केवल शारीरिक सौंदर्य पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि इस कहानी में मांझो अपंगता का शिकार हो जाती है, फिर भी उसका विवाह विनोद के साथ इसलिए हो पाता है क्योंकि विनोद वास्तव में मांझो से प्रेम करता है। ये इस कहानी का सार है। ठीक है। तो मतलब इस कहानी में भुवनेश्वर साहू ने दिखाना चाहे हैं कि यदि अगर प्रेम सच्चा हो तो वो मतलब
शारीरिक सौंदर्य पर वो निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इस कहानी में मांझो जो है वो अपंग हो जाती है, मतलब ढेंकी कूटने के क्रम में उसकी उंगली कट जाते हैं, फिर भी मतलब जो विनोद है इस कहानी का पात्र वो उससे शादी करता है, ठीक है। अब इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, तो एक मांझो है, एक विनोद है और एक गणपति है जो विनोद के पिता है, ठीक है। चलिए कहानी को थोड़ा समझते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। कहानी कुछ इस तरह से लिखा गया है इनके द्वारा कि रात चरम पर था, मतलब एकदम पूरा रात, आधी रात समझ लेते हो चुका है, चारों तरफ घना अंधेरा, एकदम सुनसान रात। कभी कभी झिंगुर का आवाज़ तो कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रहा था, ठीक है। सभी लोग नींद में थे, लेकिन एक की आंखों में नींद नहीं था, वो थी मांझो, ठीक है। हिंदी में हम ट्रांसलेट कर दिए, कोशिश है कि आशा है कि मतलब ज़्यादा दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार पढ़िएगा समझ में एकदम फटाफट आते जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, चलते हैं। कहना कहानी इस तरह से शुरू हो रहा है कि रात पूरा एकदम चरम पर है, चारों तरफ घना अंधेरा, एकदम सुनसान रात। कभी कभी जो झिंगुर रात में कहाँ रोते हैं ना, झिंगुर, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो कभी कुत्तों को रात में भौंकने का आवाज़ आ रहा है। सभी लोग नींद में थे, लेकिन एक ऐसा आदमी भी था जिसकी आंख में नींद नहीं था, वो थी मांझो, जो कभी अपने कटे हुए हाथ को देखती थी तो कभी सामने चारपाई पर सो रही माँ को देख रही थी। कभी वो अपने अपने कटे हुए हाथ को देख रही थी तो कभी अपने माँ को देख रही थी। वही माँ जिसने मांझो के लिए अच्छा से अच्छा घर और वर की तलाश में थी, वही माँ है ये जो मांझो के लिए एक अच्छा सा घर और एक अच्छा सा वर की तलाश में थी, ठीक है। सुबह सुबह एक खबर सांडी गांव का नाम है, पहुंचा। सुबह सुबह एक खबर पहुंचा, क्या पहुंचा कि मांझो को रांची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ठीक है। इस कहानी में क्या है, इतना कहानी अभी आया, ठीक है, कि सुबह सुबह खबर पहुंचा है कि सांडी पहुंचा। ये खबर मतलब सांडी विनोद का घर है, वहाँ पे विनोद का घर है, तो सांडी गांव में खबर पहुंचता है कि मांझो का मतलब मांझो को एक रांची में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, ठीक है। इस कहानी में जो है वो विनोद का पिता गणपति को एक लालची पिता के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, जो दहेज की लालच में अपने पुत्र विनोद का विवाह गिरिडीह में तय कर लेता है, ठीक है। किंतु लड़की का उम्र अधिक रहने के कारण विनोद को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता है, ठीक है। इस कहानी में मतलब विनोद का जो पिता है ना गणपति, उसको एक लालची पिता के रूप में दिखाया गया कि वो अपने मतलब लालच के रूप में आकर गिरिडीह में मतलब एक अधिक उम्र के लड़की से विनोद का विवाह तय कर देते हैं, लेकिन विनोद को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता है, ठीक है। जब रजरप्पा से विनोद के लिए रिश्ता का बात चला तो विनोद इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे देता है, ठीक है। जब विनोद का रजरप्पा से रिश्ता के लिए बात चलता है तो विनोद जो है वो स्वीकृति दे देता है, क्योंकि विनोद मांझियों को पसंद करता था, ठीक है, करता है। उसके पिता इस रिश्ते को अपनी मंजूरी नहीं देते हैं क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा था। अब जो विनोद के पिता है वो इस रिश्ते को मंजूर नहीं दे रहे थे क्योंकि इसमें मांझो के पिताजी जो थे वो दहेज नहीं दे रहे थे, ठीक है, ज़्यादा मतलब नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। तो विनोद अपनी माँ को स्पष्ट कर दिया कि यदि मैं विवाह करूँगा तो मांझो के साथ, अन्यथा 5 वर्षों तक मैं विवाह नहीं करूँगा, ये कह दिया विनोद, ठीक है, अपनी माँ को। गणपति एक किसान था, घर के कामों को करने वाला एकमात्र विनोद की माँ थी, इसलिए विनोद की विवाह की काफ़ी ज़रूरत थी, ठीक है। घर में करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मतलब विनोद की माँ अकेले पड़ जाती थी, तो इसलिए विनोद का विवाह का काफ़ी ज़रूरत था। जब तक गणपति की बेटियां थी तो घर के कामों में माँ की मदद करती थी, ठीक है, किंतु अब वे ससुराल चली गई तो इसलिए विनोद का विवाह वहीं तय हुआ जहां उसकी पसंद थी, ठीक है। अब जरूरी था तो विनोद का विवाह वहीं तय हुआ जहां विनोद को पसंद था, ठीक है। फागुन तृतीया के दिन तिलक हल्दी रंगाई हुआ, ठीक है। फागुन तृतीया जिस दिन था उस दिन तिलक वाला काम
हुआ। ठीक है, विवाह का दिन अगला पर्व नवमी को तय हुआ था। ठीक है, विवाह जो था अगला पर्व नवमी को तय हुआ था। ठीक है, जिस दिन लगन बांधने के लिए जाना तय था, ठीक उसके 2 दिन पहले रजरप्पा से यह खबर सांडी पहुंचा कि लड़की की 5 उंगलियां कट गई है। समझे आप बात को कि उंगली कैसे कटा था, उंगली कटा कब था। ठीक है, अभी कैसे कटा वो तो नहीं जान पाए हैं, चलिए आगे जान जाइएगा आप लोग। ठीक है, मतलब जिस दिन लगन बांधने के लिए जाना तय था, ठीक उसके 2 दिन पहले रजरप्पा से यह खबर आया, सांडी विनोद का घर है, वहाँ पहुँचा कि लड़की की 5 उंगलियां कट गया है। ठीक है, कट गई है। अब विनोद क्या करे यह सोच रहा था, तभी पिता ने कहा, जो भाग्य में होता है वो होकर रहता है, तुम कल ही रांची चले जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, तो विनोद के पिताजी बोलते हैं कि जो किस्मत में होता है, भाग्य में होता है, वही होकर रहता है, तुम कल ही रांची चले जाओ और अपनी पढ़ाई को ध्यान दो। ठीक है, दूसरे दिन विनोद रांची जाने वाली बस पर सवार हो गया और वह पुराने दृश्य को देखने लगा। जब रजरप्पा के मेला में विनोद अपने बहनोई के संग घूम रहा था, उसी समय मांझो विनोद की दीदी के साथ मेला घूम रही थी। ठीक है, वो जब बस में था विनोद, तो उस समय वो जो पुराना दृश्य था ना, उसको पूरा वो याद करने लगा। ठीक है, तो विनोद इसी क्रम में मांझो को पसंद कर लिया था। ठीक है, मांझो भी विनोद को पसंद की। ठीक है, दोनों को वहीं रजरप्पा मेला में इन लोगों को पसंद हुआ था। ठीक है, उसके बाद रांची मेडिकल कॉलेज में मांझो उस समय को याद कर रही थी। अब मांझो भी उधर याद कर रही है उस समय को जब घर में उसकी विवाह की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान अपनी भाभी के संग ढेंकी से चावल कूटने के दौरान उसकी उंगलियां कट गई थी। ठीक है, तो उधर वो याद कर रही है, इधर ये याद कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या होता है थोड़ा सा उसको देखते हैं। ठीक है, विनोद अस्पताल पहुंचा और उसने विश्वास दिलाया कि उसका विवाह मांझो के साथ ही होगा। ठीक है, विनोद जो था वो अस्पताल पहुंचा और मांझो को विश्वास दिलाया कि उसका विवाह मांझो के साथ ही होगा, उसी के साथ होगा। इस बात को मांझो की माँ ने भी सुना और ये बात को मांझो की जो माँ थी उन्होंने भी सुना। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था, किंतु विनोद अपने विवेक से अपनी तकदीर को बदलने का काम किया। इस तरह मांझो को एक नया जीवन मिला और यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से मतलब किस्मत को अगर विनोद चाहता वहाँ पे तो बोलता नहीं अब हम तुमसे नहीं शादी करेंगे, ऐसा कुछ था। अगर केवल शारीरिक प्रेम रहता तब तो मतलब ये ही होता, लेकिन यहाँ एक उससे ऊपर उठ करके प्रेम था जिसको यहाँ पे दिखाया गया है इस कहानी में। ठीक है, तो इस तरीके से विनोद ने मतलब उसको एक मांझो को नया जीवन दिया। ठीक है, चलिए ये कहानी यहीं पे तो समाप्त हो गया। लेकिन आप लोग को अगर एक्साइज कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे ऐप से जुड़ें। ठीक है, ऐप का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप वहाँ कोर्स मात्र 299 रुपीज़ में दिया जा रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपसे 30 तारीख तक बढ़ाने का डेट का बात किया था। ठीक है, बट याद आया कि फरवरी में तो 28 दिन का ही महीना होता है। ठीक है, तो ये लास्ट डेट 28 तक रखा गया है। उससे पहले आप लोग जाके अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। अभी वहाँ पे ग्रामर को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ग्रामर को पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, और इधर से यूट्यूब से आप लोगों को कहानी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग तैयारी में लग जाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।